जब आप 21-22 की उम्र में होते हैं, 22-23 की उम्र में होते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, वहाँ काम कर दूँ और उसके चलते खूब सारा कर्ज़ा ले लिया और कुछ काम किए, उन कामों में फेलियर्स आ गए। जिस समय मैं अपने इमोशनली सबसे ज़्यादा एक रफ़ फ़ेज़ में अपने लाइफ़ के आ गया था, जहाँ पर मैं सुसाइडल थॉट भी फ़ेस कर रहा था, जहाँ पर मैं बहुत आइसोलेटेड भी हो गया था, बहुत परेशान भी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ज़िंदगी के 5, 10, 15 साल कहीं ख़राब ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की डायरेक्शन ही यहाँ से बदल जाए। उस समय एक ये टेंशन मन में पैदा हो गया था और यही वो 5 चीज़ें जो मैं करके अपनी उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाया। वेल कई साल पहले एक जो स्टॉक के इवेंट में ऐसे ही जाने को मिला था, जहाँ पर जब मैं एमबीए कर रहा था और कई सारे लोग उस समय इस ऑडिटोरियम में थे और वहीं पर बैठकर मैं भी सुन रहा था हमारे इंदौर के कई सारे ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है, जिन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग किया है। और वहाँ से ये ख़्याल भी कहीं न कहीं मन में आ गया था कि यार मुझे भी एक एक दिन इस तरह से इस स्टेज पे जाकर बात करनी है। और फाइनली आज मैं जोश टॉक के मंच पर आ चुका हूँ। मेरा नाम विकास चौधरी दोस्तों और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ, उनके रिश्तों को सिलन लगने से बचाता हूँ, उनकी ज़िंदगियों को थोड़ा-सा बेहतर होने में मदद करता हूँ। मैं शुरुआत से अगर बताऊँ तो मैं एक बहुत छोटी जगह से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फ़ादर किसान हैं और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई किया। बहुत ज़्यादा स्मार्ट या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड किसी भी चीज़ में नहीं था। पर बहुत ही पैशनेट था, बहुत ही क्यूरियस था कि कुछ अलग करना है, कुछ ख़ास करना है। और इस चीज़ के चलते ज़िंदगी में कई सारे सपने देखे कि क्रिकेटर बनना है, कमर्शियल पायलट बनना है, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया कि उसमें कुछ करेंगे। और चलते-चलते किसी मोमेंट पर जाकर ये ख़्याल आया कि पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वे टू गो। और उस बात का ख़्याल इसलिए आया क्योंकि ऐसा लगता था कि ये वो लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को एलिवेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं, उन्हें हाथ दे रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। मैंने देखा कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिसके पीछे लोग भागते रहते हैं, बट वहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने हमेशा देखी वो ये कि वो लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, राइट? और पब्लिक स्पीकर्स के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि ये लोगों की ज़िंदगियों को थोड़ा-सा ख़ास बना रहे हैं और मेरे मन में ये विचार आ गया कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। एमबीए में जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे एक ट्रेड फेयर हुआ। उस ट्रेड फेयर में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था। उस कॉम्पिटिशन में ऐसा था कि हमें अपना एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उससे ही बिज़नेस क्रिएट करना है। एक पूरा बिज़नेस मॉडल छोटे स्केल पर करके दिखाना है, उसकी पूरी एग्ज़ीक्यूशन करनी है। और वहाँ पर हमने हैंडमेड कार्ड्स बनाए, 6 लोगों की टीम ने। हैंडमेड कार्ड्स बनाए तो मैंने कई सारे लोगों को जाकर जब बोला कि भई रिले इमोशंस जो है ना वो थोड़े से सस्ते से हो गए हैं। जो फीलिंग्स है, जो सॉरी है, जो थैंक यू है, जो लव यू है, जो कांग्रेचुलेशन है, जो हम लोगों को बोलते हैं, अब उसमें वो बात नहीं रही। अब उसमें वो एक वो इम्पोर्टेंस नहीं बचा, एक पर्सनल टच नहीं बचा। किसी को सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है, व्हाट्सएप पर लिखा और बस भेज दिया, इतना सा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा-सा खास बनाया जाए। उस ट्रेड फेयर में बस इतना ही माइंडसेट था। तो हमने लोगों को कहा कि हम आपके फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को लोगों तक पहुँचाने में मदद करेंगे और उसे थोड़ा-सा ख़ास बनाएँगे। और हैंडमेड कार्ड्स बनाए और विदिन मैंने देखा कि कई सारे लोग आकर कह रहे हैं कि विकास भैया मुझे उस लड़की को ये कहना है, पर मैं कह नहीं पा रहा। मुझे उसको ये कहना है पर मैं कह नहीं पा रहा। और मैं लोगों के लिए लिख भी रहा था, उन कार्ड्स को डिलीवर भी कर रहा था और सब कुछ। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों के अंदर इमोशंस की कमी नहीं है। इमोशंस लोगों के अंदर कूट-कूट कर भरे हुए हैं। लोगों के अंदर कमी है एक्सप्रेसिवनेस की। अपने ज़हन में जो है वो कह नहीं पाते हैं, मन की बातें बोल नहीं पाते हैं। जो चीज़ जैसी सोच रहे हैं वैसी सामने वाले तक पहुँचा नहीं पाते और इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में कई सारा टर्मॉइल है, कई सारी दिक्कतें हैं। और वहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे रिलेशनशिप कोच बनना है और इस जर्नी पर मैंने अपना काम शुरू किया। कई सारी किताबें, कई सारे रिसर्च पेपर, जर्नल्स पढ़े, उस समय खूब ढूँढा कि कोई ऐसा इंडिया में कोई ऐसे कोच हो जो सिखा दे रिलेशनशिप कोच कैसे बनते हैं। हालाँकि ऐसी कोई व्यवस्था उस समय तो थी नहीं। पर खुद के अपने लेवल पे करते रहे। 100 150 से ज़्यादा कपल्स को इंटरव्यू किया, उनकी कहानियाँ सुनी और समझ में आया कि 1000 लोगों से भी जाकर अगर पूछोगे कि प्यार क्या है, तो 1000 डेफिनेशंस मिल जाएगी। यानी कि हर इंसान की अपनी डेफिनेशन है, हर इंसान उस चीज़ को अपने तरीके से जी रहा है और शायद इसलिए दुनिया भर की गलतियाँ भी कर रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। तो मुझे लगा कि लोगों को जानना, उनके माइंडसेट को पढ़ना, उनके परसेप्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिसर्च में जुट गया और इस काम में आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इस पे मैंने किताब लिखना शुरू करी, रिलेशनशिप फंडामेंटल्स पर, ये चीज़ भी चल रही थी। मैंने लोगों को काउंसलिंग करना भी शुरू किया, इस बारे में बात करना भी शुरू की। कोविड के दौरान कुछ चीज़ें थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, जहाँ पर मुझे अपने लाइफ़ का सबसे बड़ा फेलियर देखने को मिला।
मैं बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में था, यानी कि मैं एक ऐसी स्थिति में था जहाँ मुझे खुद सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, या मैं खुद बहुत डिप्रेसिव फील कर रहा था, मैं खुद बहुत नेगेटिव हो रहा था। और उस समय अपने आप को जिस तरीके से नेविगेट करने में जिन चीज़ों की मुझे मदद मिली, उसमें कहीं न कहीं समझ में आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा पिलर है, जो अगर आपके अंदर विकसित कर दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए, तो आप आपकी ज़िंदगी के किसी भी फ़ेज़ को या किसी भी डायमेंशन को, आपकी सोशल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सारी ज़िंदगियों को आप बैलेंस कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की जब बात करना शुरू की, जब इस बारे में मैंने सोचना, पढ़ना, लिखना शुरू किया, तो समझ में आया कि नर्सरी से लगा के यूजी, पीजी तक अगर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को छोड़ दिया जाए, तो किसी भी किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक पैराग्राफ तक लिखा हुआ नहीं है। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी के भी जॉब परफॉर्मेंस का 60% कंट्रीब्यूशन करता है। जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ आप दुनिया में देख रहे हैं, उसमें से 90% वो लोग हैं जिनका ईक्यू हाई है, सिर्फ आईक्यू नहीं। जितने भी लोग जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, अगर आप उन्हें देखने जाएँगे तो वो इमोशनली ज़्यादा स्मार्ट है, आईक्यू का पता नहीं, राइट? और इसलिए आप देखिए कि उनकी ज़िंदगी के, उनकी कंपनी के, उनके बिज़नेसेस के डिसीजन लेने के लिए उनके पास बहुत सारे लोग हैं, बट उस कंपनी को मैनेज करने के लिए जो इमोशनल क्वोटिएंट की ज़रूरत है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, वो उनके पास है। और वही उनको ख़ास बनाता है, क्योंकि कितने भी बड़े नेगेटिव्स, कितने भी बड़े लॉसेस, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स, कितना भी बड़ा सेटबैक क्यों ना आ जाए ज़िंदगी में, वो अपने आप को सँभाल लेते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इतना ज़रूरी है। तब मुझे ये भी समझ में आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन को अगर सोसाइटी में प्रमोट कर दिया जाए, तो रेप केसेस कम हो जाएँगे, ड्रग केसेस कम हो जाएँगे, क्राइम के केसेस कम हो जाएँगे, डिप्रेशन, एंग्जायटी, सैडनेस के केसेस कम हो जाएँगे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक जेल के अंदर मुझे सेशन लेने का मौका मिला, एक एक प्रिज़न में, और प्रिज़नर्स के साथ जब मैं सेशन कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने ऐसे प्रिज़नर्स हैं जिन्होंने जो क्राइम किया जिसकी वज़ह से आज वो जेल में है, वो करना नहीं चाहते थे, बस वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। और यकीन जानिए 50% से ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया कि जो क्राइम उन्होंने किया था वो करना ही नहीं चाहते थे। बस उस मोमेंट पे वो उस इमोशन को टैकल नहीं कर पाए, वो उसे हैंडल नहीं कर पाए, और इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे फ़ेज़ में चले गए, यानी कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत क्रूशियल टाइम जेल में बीत रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर मैंने काम शुरू किया। काम करते-करते समझ में आया कि रिलेशनशिप्स को सँभालना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात करनी है। इस डायरेक्शन में काम चलता चला गया। आज 17 कंट्रीज़ में हमारे क्लाइंट हैं, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, वीडियोज़ चल रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। फिर हमें लगा कि मैं सिकनेस पे काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं सिर्फ़ बीमारी पर काम कर रहा हूँ। जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गए, मैं सिर्फ़ उस पे काम कर रहा हूँ। पर मैंने देखा कि पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में 350% डिवोर्स केसेज़ बढ़े हैं। और आप देखिए कि पिछले 2 डिकेड्स में टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, एडवांसमेंट भी बढ़ा है, लोग एजुकेट भी बहुत हुए हैं, इंटरनेट भी आ गया है, दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन, दुनिया भर का ज्ञान, जिन-जिन भी लोगों से हम इंस्पायर हैं, उनकी स्टोरीज़, उनकी कहानियाँ, सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, सब कुछ हमारे पास है। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ़ अगर प्रॉब्लम्स पर काम करूँगा, मैं सिर्फ़ अगर सिकनेस पर काम करूँगा, जिन लोगों के साथ दिक्कतें हैं, उनके साथ काम करूँगा तो बात नहीं बनेगी। मुझे वेलनेस का रास्ता चुनना पड़ेगा। मुझे उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिनके रिश्ते शायद अभी बने भी नहीं, और अगर बने तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ चीज़ें सिखा दी जाए जो उनके रिश्तों को सस्टेनेबल रखने में मदद कर दे। और मैंने कपल एजुकेशन वाली चीज़ को इन्वेंट किया और उस पर काम करना शुरू किया। रिलेशनशिप कोच बनने की जर्नी जब शुरू किया, तो क्योंकि मैं एक 2 टियर सिटी से आता हूँ, इंदौर जैसे शहर से आता हूँ, जहाँ पर आज भी बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि मियाँ-बीवी की बात है तो वो चारदीवारी के बीच में रहनी चाहिए। लोग खुलकर बात करने के लिए रेडी नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम जाकर बताने के लिए रेडी नहीं है। आज भी लोगों के अंदर वो वाला एक फैक्टर है कि मैं जाकर कैसे कह दूँ किसी को कि मुझसे मेरी वाइफ़ नहीं सँभल रही है, मुझसे मेरे हस्बैंड नहीं सँभल रहे, मुझसे मेरा रिलेशनशिप नहीं सँभल रहा। तो शुरुआत में उस लोकल मार्केट में काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लोगों को वो अवेयरनेस लाना, जो हम फीस चार्ज करना चाह रहे थे, जो पैसे लेना चाह रहे थे, उसको लेकर कहीं न कहीं लग रहा था कि यार यहाँ का मार्केट अभी रेडी नहीं है। पर फिर कोविड के बाद वीडियोज़ बनाना शुरू किए, और वो वीडियोज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो चलने लगे, वो लोगों तक पहुँचने लगे। तो मेट्रोज़ में जाकर क्लाइंट बनने लगे। वो एक ब्रेक थ्रू था लाइफ़ का, जहाँ जहाँ पर ये एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मेरी ज़रूरत है मार्केट में लोगों को, मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ। लोगों की ज़िंदगियों को ठीक करने के लिए जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसकी वाक़ई में ज़रूरत है। वीडियोज़ और चलने लगे और बाहर जाने लगे, और धीरे-धीरे करते-करते दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, और आज 17 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे क्लाइंट हैं। और मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा टर्मॉइल है। एक स्टडी है, गैलप्स एक अमेरिकन ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसने उस स्टडी में बताया कि 20s में जाकर, जो लोग अपने 20s में हैं, उनमें से हज़ारों लोगों से जाकर जब पूछा गया कि आप आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट किसे मानते हैं? लोगों ने करियर को कहा, ट्रैवल को कहा, पैसे को कहा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कहा, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ। उन्हीं लोगों को 10 साल ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया,
और 10 साल बाद उन्हीं लोगों से जब जाकर पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इनफैक्ट ऐसे भी कई सारे लोगों को दुनिया में देखा गया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे सपने पूरे कर लिए, सब कुछ अचीव कर लिया, पर इसलिए डिप्रेशन में चले गए क्योंकि अकेले थे, उनके आस-पास लोग नहीं थे, उनके अपने उनके आस-पास नहीं थे। तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ज़िंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ज़िंदगी की खुशियाँ अधूरी है और रिश्तों पर काम करना ज़रूरी है और रिश्तों में ही सबसे ज़्यादा क्राइसिस है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे लिए पैशन है, जो मेरी ज़िंदगी का पर्पस है, शायद अब मैं वो जी रहा हूँ। अब मैं लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करने में मदद कर रहा हूँ। अब मैं लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी सवर जाए। कोविड के दौरान एक ऐसा फ़ेज़ आया, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस समय मैं अपने इमोशनली सबसे ज़्यादा एक रफ़ फ़ेज़ में अपने लाइफ़ के आ गया था, जहाँ पर मैं सुसाइडल थॉट भी फ़ेस कर रहा था, जहाँ पर मैं बहुत आइसोलेटेड भी हो गया था, बहुत परेशान भी हो गया था। बहुत हताशा-सी आ गई थी, लग नहीं रहा था कि ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, किस दिशा में जाएँगे? वो टाइम पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो जो मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ या लोगों को सिखाने के बारे में जिस चीज़ पर काम कर रहा हूँ ना, वो चीज़ के लिए शायद मुझे भी ज़रूरी है कि मैं इन सिचुएशन को टैकल करना सीखूँ। और वहाँ पर मुझे समझ में आया कि इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आपका भावनात्मक पिलर डेवलप होना ज़रूरी है। मैंने महसूस किया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आईक्यू पर बहुत काम होता है, उसके इंटेलेक्चुअल पिलर पे काम होता है, उसके फिज़िकल पिलर पे काम होता है, उसे एक्सरसाइज़ करना, फिट रहना, थोड़ा-सा प्लेफुल रहना, स्पोर्ट्स में डालना, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। मैंने देखा कि छोटे से बच्चे को जय-जय करिए, हाथ जोड़िए, ये भगवान है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें कराना सिखाई जाती है। पर भावनात्मक पिलर यानी कि एक ऐसा पिलर जो हमारे बाकी के तीनों पिलर्स को इम्पैक्ट कर सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पिलर पर कभी कोई बात ही नहीं होती है। वहाँ मुझे समझ में आया कि यार मेरा भी ये पिलर शायद वीक है, शायद मैं भी इस चीज़ में ठीक नहीं हूँ और इसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो ज़रूरी माइंडसेट चाहिए था, जो ज़रूरी अप्रोच चाहिए थी, उस पर मुझे काम करना था। जब ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो 4 से 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने उस समय की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसने मुझे उस इमोशनल इंटेलिजेंस के रास्ते पे जाने में मदद की। सबसे पहला, मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया, राइट? जहाँ पर मैं अपने थॉट्स की जो उथल-पुथल है उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेटल कर सकूँ। दूसरा, मैंने सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, यानी कि मैंने एकांत, थोड़ा-सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। थोड़ा-सा खुद को टाइम दिया, थोड़ा-सा थॉटफुलनेस में जाने के लिए, सोचने के लिए, थोड़ा-सा इनोवेटिव होने के लिए। पॉज़िटिविटी के साथ मैंने अपने आप के साथ वो टाइम स्पेंड करना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा गहराई से जान पा रहा हूँ और मैं अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से देख पा रहा हूँ और मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी चीज़ की इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज़ें हमारी लाइफ में नेगेटिव चल रही है वो अपनी जगह है, बट जो चीज़ें पॉजिटिव चल रही है, क्या हम उसको देख रहे हैं? क्या हम थैंकफुल हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें मिली है? हमको हेल्थ मिला है, पेरेंट्स मिले हैं, एजुकेशन मिला है, एक अच्छा लाइफ मिला है, उसके लिए हम कितना थैंकफुल हैं, वो ज़रूरी है। चौथा, जो सबसे ज़रूरी मुझे उस समय लगा, कि आप क्या लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी स्लीप कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, किनसे बात करते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। और पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि क्या कोप अप मैकेनिज़्म्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं। अपने लाइफ़ की किसी भी नेगेटिविटी या किसी भी फेलियर को टैकल करने के लिए आपकी अप्रोच क्या है? क्या आप बार-बार विक्टिम मोड में चले जाते हैं? क्या आप इमोशनली वीक साउंड करते हैं? क्या आप हमेशा मैनिपुलेटेड फ़ील करते हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, अनफुलफिल्ड रहते हैं? अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ कभी अचीव नहीं हो सकती। तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, एक पॉज़िटिविटी होनी ज़रूरी है, एक सही कोप अप मैकेनिज़्म होना ज़रूरी है। ये महसूस करना कि वी आर जस्ट अ मीडियम, हमें अपने काम करते रहना है, आउटकम्स की चिंता थोड़ी-सी कम करना है। इस तरह के थॉट्स अगर हमारे अंदर थोड़े से डेवलप हो जाए, जो थोड़े से आध्यात्मिक विचार किस्म के साउंड कर सकते हैं, तो बात बन सकती है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए ये 5 वो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को सीखनी ही चाहिए। और यही वो 5 चीज़ें जो मैं करके अपनी उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाया और आज शायद लोगों को यही सब सीखने में मदद कर रहा हूँ। जब सारी परेशानियाँ चल रही थी तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और सिर पर था, वो ये था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि आप अपने लाइफ में सेटल कब होंगे, आप काम कब करेंगे? क्योंकि इंजीनियरिंग के दौरान मेरा प्लेसमेंट हो गया था और वो प्लेसमेंट मैंने कभी घर वालों को बताया ही नहीं कि मैं प्लेस हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं प्लेस हो गया हूँ, ये मैंने बता दिया, तो मुझे जॉब के लिए प्रेशर किया जाएगा और उस चीज़ को मना करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने प्लेसमेंट की बात ही नहीं की। फिर 1 साल का गैप लेना, फिर एमबीए करना, एमबीए के बाद भी कुछ कुछ खास हो नहीं पाया। और एमबीए के दौरान जब ये समझ में आया कि मुझे तो इस चीज़ पे रिसर्च करना है, तो मुझे वहाँ पर भी ये समझ में आ गया था कि मुझे इस फील्ड पर काम करते-करते कम से कम 3 से 4 साल चाहिए। और वो 3 से 4 साल के दौरान कांस्टेंट एक प्रेशर फैमिली की तरफ से आने लगा कि जॉब नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। जो कज़िन्स हैं, जो छोटे हैं मुझसे, वो भी घर में जॉब करने लगे थे, वो भी आगे बढ़ रहे थे। तो वो सारा टेंशन भी एक सिर पर आने लगा कि
और फिर कोविड के बाद ये सारा फाइनेंशियल क्राइसिस और सब कुछ। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था जहाँ कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में एक फेलियर की तरह ही एक इमेज बन जाए, एक फेलियर ही साबित हो जाए। पेरेंट्स के सामने जाकर बस ये जाकर कहना पड़ जाए कि मुझसे तो हुआ नहीं कुछ, अभी आप जो कहोगे मैं करने को रेडी हूँ। और ये एक चीज़ थी जो करने से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, कि अगर ये दिन देखना पड़ गया या अगर मुझे अपने होम टाउन जाकर उनको कहना पड़ गया कि मैं बहुत ज़्यादा डूब चुका हूँ और अब मैं कुछ कर नहीं सकता, आप जो कहोगे करने को रेडी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी खराब सी हो जाती। वो मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह था और मुझे उस डायरेक्शन में जाना नहीं था। तो एक छटपटाहट थी कि कहीं से कुछ बात बन जाए, किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ, किसी तरह एक ब्रेक थ्रू मिल जाए और करियर में थोड़ा-सा ग्रो कर जाऊँ, किसी तरह मैं अपने लोगों को बता सकूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं काम कर पा रहा हूँ या फिर मैंने ज़िंदगी में जो सपने देखे हैं, मैं उसी डायरेक्शन में हूँ और मैं उन्हें थोड़ा-सा प्राउड फ़ील करा सकूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो फैमिली की तरफ से आता है और आप ऑलरेडी जब अपनी चीज़ों में फेलियर फेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, जो कि मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ। एक मैसेज जो मैं आप सब लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा वो ये कि ज़िंदगी में 2 बातों का ख़्याल रखिए। पहला, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ के बारे में जहाँ जो सीखने को मिल जाए, जहाँ जो पढ़ने को मिल जाए, वो पढ़ लीजिए, वो सीख लीजिए, आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा। और दूसरा, कपल एजुकेशन। रिश्ते बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में बहुत क्राइसिस है। ऐसे में अपने रिश्तों को सस्टेनेबल रखने के लिए कपल एजुकेशन जैसी चीज़ों को समझिए, थोड़ा-सा मेल-फीमेल के साइकोलॉजी को, ब्रेन सेट को समझिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इन 2 चीज़ों का खूब ख़्याल रखिए। और साथ ही मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि जूस टॉक ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे स्टेज पर इनवाइट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद।